बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसका पहला भाग आप पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इसका दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। यह जो अध्याय है इसका नाम है मेरे संग की औरतें और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखिका के परिवार में जो महिलाएं हुई हैं, जो उनसे पहले की महिलाएं हुई हैं, जैसे कि उनकी नानी, उनकी दादी और उनकी माँ, वे सामान्य महिलाओं से कुछ अलग थीं, वे कुछ अपरंपरागत थीं। जैसे कि उनकी जो नानी थीं, वे सामान्य महिलाओं की तरह अनपढ़ थीं, अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं थीं, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने एक पैसे वाले व्यक्ति से करने की अपेक्षा एक स्वतंत्रता सेनानी से करने को ज़्यादा महत्व दिया। इसी तरह से इनकी एक दादी थी जिन्होंने कि अपने परिवार में पुत्री होने की मन्नत मांगी थी। ईश्वर से यह वरदान मांगा था कि उनके परिवार में बेटियां हों, जो कि बहुत ही अपरंपरागत सी बात है। सामान्य रूप से सभी लोग अपने घर में पुत्र की ही कामना करते हैं। फिर इनकी माँ थी जो कि सामान्य महिलाओं से बहुत ही अलग थी। वे अपने घर में खाना नहीं बनाती थी, सफाई नहीं करती थी, बच्चों का पालन पोषण नहीं करती थी। वे अपना अधिकतर समय पढ़ने लिखने में बिताती थी, संगीत सुनने में बिताती थी और वे बहुत ज़्यादा सत्यवादी थी। तो इस तरह की महिलाओं के परिवार में लेखिका का जन्म हुआ। अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और इस परिवार में जो दूसरी महिलाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं। इनकी दादी, जिनका एक किस्सा था, जिनकी एक कहानी थी जो ये बचपन से सुनती आ रही थी कि एक बार दादी का सामना एक चोर से हुआ था। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। अब हम उस किस्से को जानते हैं। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। तो इनका जो परिवार था, इनका जो घर था, उसमें कोई भी पुरुष नहीं था। सारे पुरुष बाहर चले गए थे किसी शादी में सम्मिलित होने के लिए। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। जो परिवार की महिलाएं थीं वे सज धज करके रत जगह, जिसमें कि रात में जागते हैं और अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं, भजन वगैरह खाते हैं, वह सब कर रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सैन लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। इतना शोर शराबा था कि एक नामी चोर, जिसका कि बड़ा नाम था, वह हवेली में कब घुस गया इसका पता ही नहीं चला। पर चोर था बदकिस्मत, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, उसका लक बहुत खराब था। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। उसमें माँ जी यानी कि इनकी परदादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थीं। तो क्योंकि औरतें बहुत शोर शराबा कर रही थीं और माँ जी जो थी वे बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, तो वे उस शोर शराबे से बचने के लिए अपना कमरा छोड़ करके एक दूसरे कमरे में जा करके सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। अब जो बेचारा चोर था उसने तो तमाम यानी कि पूरा जुगराफिया हम अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी या फिर भूगोल, तो वह उस घर का पूरा भूगोल अपने दिमाग में बिठा कर ही चोरी करने निकला था। उसे पता था कि किसका कहाँ पर कमरा है, वह किस दिशा में है। तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस कमरे में एक बूढ़ी स्त्री सो रही होगी। तो वह बेचारा तो पूरा ज्योग्राफिया दिमाग में बिठला कर ही उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसे क्या मालूम था कि यह जो इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन है, जो पूर्वज है, जो इतनी बड़ी बूढ़ी महिला है, यह अपना कमरा बदल करके उसी कमरे में आकर के सो जाएगी जिसमें कि उसने सेंध लगाई है। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई, क्योंकि बुढ़ापे में नींद बहुत कम आती है, बहुत ही हल्की नींद आती है। तो जैसे ही उन्होंने दादी माँ ने चोर की आहट सुनी, वैसे ही उनकी नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से यानी कि एकदम आराम से पूछा, कौन है? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा
पारंपरिक असंगत जवाब दिया। तो चोर ने जी मैं ऐसा जवाब दिया जो युगों से चला आ रहा है। जब भी किसी से पूछा जाता है कौन, तो यही जवाब दिया जाता है जी मैं। तो ऐसा पारंपरिक असंगत, जो कि उस समय बिल्कुल संगत नहीं था, चोर था, चोर को तो चुप रहना चाहिए था, उसे क्या ज़रूरत थी कि वह माँ जी के प्रश्न का उत्तर देता। तो ऐसा पारंपरिक और असंगत जवाब उस चोर ने दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। माँ जी ने पानी पिलाने के लिए कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। अब चोर एकदम से चौंक गया कि मुझसे ये पानी मांग रही है, मैं तो चोर हूँ, ये डर नहीं रही हैं, चिल्ला नहीं रही हैं और कह रही हैं पानी पिला। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं। लोटा खाली था। उन्होंने अपने पीने के लिए पानी का वह लोटा अपने साथ रखती थी, लेकिन वह लोटा पानी से खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। कि ऐसा कर, यह लोटा है, इसे ले जा और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। लेकिन कपड़े को कस करके बांधे रखना और तरीके से छानना, यह बात माँ जी ने कही और यही बात इस कहानी को बदल देती है, इसका रुख बदल देती है। चोर घबरा गया। इस बात को सुनकर जो चोर था वह एकदम से घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। चोर को लगा अंधेरे में इनको कैसे पता चल गया कि मेरे चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है। और कमर में भांग, और उस चोर की जो कमर थी उसमें भांग बंधी हुई थी। वह भांग का सेवन करता था, इसलिए भांग थी उसके साथ में। तो उन्होंने जो बात कही थी कि कपड़ा कसकर बांधे रखियो, कि कमर में कपड़ा कसकर बांधे रखना और तरीके से छानियो और तरीके से छानना, तो यह बात सुन करके चोर एकदम से चौंक गया कि माँ जी को यह बात कैसे समझ में आ गई। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। पूरे गांव के लोगों को यह पता था कि इस परिवार की जो माँ जी हैं उनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि उनका सीधा संबंध भगवान से था। वे भगवान से जो भी मांगती थी वह इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाती थी। तो उस गांव में माँ जी की बहुत प्रसिद्धि थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। लेकिन उस चोर को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि यह जो बुढ़िया है यह भांग भी पीती होगी। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। इसी कारण से वह हैरान परेशान हो गया कि इन्होंने मुझसे भांग छानने के लिए क्यों कहा है। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। माँ जी ने कहा, जल्दी से पानी लेकर आ, बहुत प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। तो चोर इतना घबरा गया इस बात को सुनकर के कि वो डर के मारे और धर्म संकट में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह यह समझता था मैं चोर हूँ, मैं बुरा काम करता हूँ और ये जो माँ जी हैं ये तो बहुत ही अच्छी महिलाएं हैं, भगवान से इनका सीधा संबंध है, इतना पुण्य करने वाली है, मंदिरों में जाने वाली हैं, मैं कैसे इनको पानी पिला सकता हूँ। इस धर्म संकट में वह पड़ गया था, वह इस परेशानी में पड़ गया था कि मैं इन्हें पानी कैसे पिलाऊं। तो इस कारण उसने सच बोल दिया, पर मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा। तो माँ जी ने कहा, ठीक है तू चोर है तो भी कोई बात नहीं, हुआ करे। प्यासे को पानी तो पिला, लेकिन मैं प्यासी हूँ, इस समय तो तेरा धर्म है कि तू मुझे पानी पिलाए, तो प्यासे को पानी तो पिला। पर देख, मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लेकिन देख मेरा धर्म मत खराब करना, मेरा धर्म नहीं बिगाड़ना। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। लोटा जब तू वापस लेकर आए उस पर कपड़ा बांध करके रखना, उस कपड़े को मत हटाना और हाथ रगड़ कर धो लीजो, और हाथ को रगड़ करके धो लेना और पानी कपड़े से छान कर भरियो, और पानी को कपड़े से छान करके भरना। अब बच्चों आपको बात समझ में आ गई। दादी ने जो बात पहले कही थी कि छान करके पानी भरना और कपड़े को अच्छी तरह से लपेट कर रखना, उन्होंने वह भांग के लिए नहीं कही थी, उन्होंने वह अपने लोटे के लिए कही थी। पर यह बात बेचारा चोर कैसे जानता, वह तो यही समझा कि दादी को पता चल गया है कि उसके पास में भांग है। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगे। अब चोर चौंका, उसने कहा, आप मेरे हाथ का पानी पी लोगी? मैं तो चोर हूँ, मैं तो इतने बुरे काम करता हूँ, क्या आपका मेरे हाथ का पानी पीने से धर्म नहीं भ्रष्ट होगा?
कहा ना रगड़ कर धो लीजो, अरे तुझसे कहा ना रगड़ कर अपने हाथों को धो लेना। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। तो बूढ़ी दादी कहती हैं कि इस समय सारे लोग घर के नाच गाने में लगे हैं, केवल मेरे पास तो तू है और भगवान है, एक तू ही है जो मुझे पानी पिला सकता है। अब बता और कौन पिला सकता है। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, तो चोर ऐसा अकबका गया, ऐसा घबरा गया। अकबकाने का अर्थ होता है बच्चों घबराना। तो वह इतना ज़्यादा घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया, कि चुपचाप से लोटा उठाया और चल दिया, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं था कि उसे और भगवान को कोई एक साथ भी रख सकता है। इस बात को सुनकर वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया। पूरे एहतियात से, पूरी अच्छी तरह से, तैयारी से, बहुत ही सावधानी से, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी, तो पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। तो वो बेचारा पानी लेकर के लौटा तो घर का जो पहरेदार था उसने उसे देख करके धर दबोचा, यानी कि उसको दबोच लिया। कुएं पर देख लिया गया था, क्योंकि उसे कुएं पर पानी भरते हुए देख लिया गया था। तो जब वह चोरी करने के लिए आया था तब तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन जब दादी के लिए पानी लेने गया तो उसको पकड़ लिया गया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। लेकिन माँ जी ने क्या किया, आधा पानी लोटे का खुद पिया और आधा पानी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। हमने एक लोटे का पानी पिया है और हम माँ बेटे हो गए हैं। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। अब बेटा तेरी इच्छा है, मैं तेरी माँ बन गई हूँ, अब तू मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा होकर के तू चाहे चोरी कर और चाहे तू खेती कर। तो कहने का अर्थ यह है, उन्होंने कहा अब तू मेरा बेटा बन गया है, अब तू चोरी करेगा तो लोग मेरे लिए ही बुराई करेंगे, मेरा ही नाम रखेंगे। तो इसलिए तू चाहे चोरी कर, चाहे खेती कर, पर इस बात का ध्यान रखना कि तू मेरा बेटा है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। अब बेटा बेचारा क्या करता, अब वह किस लायक रह गया था। सो रोमांचक धंधा छोड़। तो अब यहाँ पर रोमांचक धंधा क्या है, चोरी का, क्योंकि चोरी का जो काम होता है वह तो बड़ा रोमांचक होता है। कोई घर देखना जहाँ पर चोरी की जा सकती है, चुपके चुपके उस घर में जाना और वहाँ से चोरी करके लाना, तो कितना रोमांचक काम है, कितना इस काम में आनंद आता है। आनंद आता नहीं है, पर लेखिका ने यहाँ पर व्यंग में कहा है कि रोमांचक धंधा छोड़कर, कि इतना रोमांचक धंधा छोड़ करके खेती में लगा, वह खेती करने लगा। सालों साल लगा रहा और बहुत सालों तक खेती का काम करता रहा। जब मैंने उसे देखा, बाद में लेखिका को उसको देखने का भी अवसर मिला, क्योंकि लेखिका बचपन से उनकी कहानी तो सुनती आई थी, लेकिन ऐसा भी अवसर आया कि लेखिका ने उस चोर को देखा। तो बड़ा भला मानुस, तो वह जो चोर था वह बहुत ही भला मानुस, बहुत ही अच्छा व्यक्ति बूढ़ा लगा। वह मुझे बहुत ही सीधा साधा सा बूढ़ा व्यक्ति लगा, डरा डरा हैरान सा, जो कि बहुत डरा डरा और हैरान सा, थका थका सा था। तो बहुत बाद में लेखिका ने देखा तो वह तो चोर के स्थान पर कोई दूसरा ही व्यक्ति बन गया था। तो देखा बच्चों किस प्रकार से दादी माँ ने एक चोर को बदल करके एक सामान्य सीधा साधा व्यक्ति बना दिया, उसको सही काम में लगा दिया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप। अब खानदान की विरासत कहिए, खानदान जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत सौंपता है, जो अब वस्तुएं देता है, जो अपनी संपत्ति देता है, उसको विरासत कहा जाता है। तो यह हमारी खानदानी विरासत है कि महिलाएं सबसे अलग हटके हैं, या फिर जीवाणुओं का प्रकोप, या फिर हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं उनका प्रकोप है, कि जो हमारी पूर्वज जो महिलाएं थी, हमसे पहले परिवार में जो महिलाएं थी वे भी सामान्य महिलाओं से अलग थी, और बाद में जो महिलाएं हुई वे भी सामान्य महिलाओं से अलग हुई। उन दो सन की बूढ़ियों के बीच में, वे दो सन की बूढ़ियाँ, कौन सी दो सन की बूढ़ियाँ, एक तो इनकी परदादी और दूसरी इनकी नानी।
के बीच में अच्छी फंसी, कि उनके बीच में हम अच्छे फंसे। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, क्योंकि माँ जी ने तो ईश्वर से प्रार्थना करके भगवान से वरदान मांगा था कि हमारे घर में पुत्री हो, तो इस कारण से इनके लड़की होने पर भी मन में कोई हीन भावना नहीं उपजी, कोई ऐसी भावना नहीं उपजी कि हम लड़कों से किसी भी बात में कम हैं, क्योंकि इनके परिवार में लड़कियों को भी उतना ही सम्मान, उतना ही महत्व दिया जाता था जितना कि लड़कों को दिया जाता था। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। दूसरी तरफ क्योंकि नानी की कहानी सुनती रही थी कि कैसे उन्होंने यह प्रयास किया था कि उनकी बेटी की शादी एक देशभक्त से हो, एक ऐसे व्यक्ति से हो जो कि स्वतंत्रता सेनानी हो, तो उस कारण से इनके मन में भी देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। देश के प्रेम के प्रति ये रोमानी हो गई, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को बच्चों जानते हैं आप यह कितना बड़ा दिन है। हमारा देश इस दिन स्वतंत्र हुआ था। हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं इसी दिन 15 अगस्त 1947 को, जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया। तो जब आज़ादी प्राप्त करने का जश्न मनाया जा रहा था, खुशियाँ मनाई जा रही थी, तो दुर्योग से, दुर्योग का अर्थ होता है बुरे योग से, कि मेरे कोई बुरे दिन चल रहे थे, बुरे ग्रह थे, इस कारण से दुर्योग से मैं बीमार थी। ये छोटी सी ही थी, उस समय बच्ची थी, और किस्मत देखिए कि उसी समय ये बीमार हो गई, जबकि पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। अब इन्हें बीमारी भी क्या हुई थी, टाइफाइड की हुई थी, और टाइफाइड उस समय बहुत ही जानलेवा रोग माना जाता था, यानी कि उसकी पूरी जो दवाइयाँ थी वे उपलब्ध नहीं थी। आजकल तो टाइफाइड का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, पर उस समय ऐसा नहीं था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद, इसलिए इन्होंने बहुत रोना धोना मचाया, लेकिन इसके बावजूद, इसके बाद भी डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। तो इन्होंने तो बहुत रोना धोना मचाया कि मैं भी सबके साथ इंडिया गेट जाऊंगी और देश की आज़ादी का जश्न मनाऊंगी, लेकिन डॉक्टर ने इनको बिल्कुल भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी, क्योंकि इनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, जो डॉक्टर थे वो हमारे नाना के परम मित्र थे, बहुत पक्के दोस्त थे, उनसे ज़्यादा नाना थे और उनसे भी ज़्यादा नाना थे। जैसे नाना को हम जितना मानते थे उतना ही उन डॉक्टर साहब को भी नाना मानते थे। इसलिए हमारे पिताजी, इसलिए इनके जो पिताजी थे, जो बात बात में सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, जो कि हर बात में अंग्रेज़ों से लड़ते भिड़ते रहते थे, और उन्हें भी आज़ादी का बहुत शौक था। आज़ादी के जश्न में वो भी चाहते थे कि अपने परिवार के साथ सम्मिलित हों, लेकिन वे चुप्पी साध गए, लेकिन वे भी चुप लगा गए, चुप रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो डॉक्टर साहब हैं इनकी बात मुझे माननी चाहिए। मैं बदस्तूर यानी कि लगातार रोती कलपती रही, ये लगातार रोती रही बहुत देर तक, जैसे बच्चे जिद में रोते हैं ना, उसी तरह से ये भी बहुत देर तक रोती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर भी रोया होगा? मैं इतना ज़्यादा रोई थी जितना कि कोई बच्चा अपनी अकेली गुड़िया के टूट जाने पर भी नहीं रोता होगा। मैं इतना ज़्यादा रोई थी। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इनकी उम्र उस समय केवल 9 बरस की थी, और आज़ादी का इनको इतना ज़्यादा जुनून था। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, मेरी उम्र इतनी कम नहीं थी कि मैं गुड़िया से बहल जाती, कि कोई मुझे एक नई गुड़िया लाकर दे देता और मैं उससे खेलने लग जाती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर के जो तर्क थे, डॉक्टर की जो बातें थी कि वे मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, उन बातों को समझ पाती।
तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। तो तंग आकर इनके पिताजी परेशान हो गए थे और परेशान होकर के इनको ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। अब ब्रदर्स कारामजोव जो उपन्यास है बच्चों, वह देखिए, इसके लेखक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की हैं। तो दास्तोवस्की का लिखा हुआ बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। लेकिन आप सोचिए बच्चों, उस समय इसकी उम्र तो केवल 9 वर्ष थी। 9 वर्ष का बच्चा कितना छोटा सा होता है, क्या वह कोई उपन्यास पढ़ने योग्य होता है? लेकिन इनके पिताजी इनसे परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा रो रही थी, इस कारण उन्होंने उन्हें यह पुस्तक पकड़ा दी। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था, क्योंकि लेखिका को किताबें पढ़ने का मिराग था। मिराग का अर्थ होता है मानसिक रोग, जो दिमागी रोग होता है। अर्थ यहाँ पर यह निकलता है कि एक किताबी कीड़ा थी, इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। इतना ज़्यादा शौक था कि इनको कोई भी बात भुला करके अगर किताब पकड़ा दी जाए तो यह किताब पढ़ने में पूरी तरह से मग्न हो जाती थी। तो उस समय भी क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा रो रही थी कि इनके पिताजी परेशान हो गए और इनको एक उपन्यास पकड़ा करके चले गए। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब पहले तो ये काफ़ी देर तक रोती रही, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि शायद मुझे भी सब लोग अपने साथ इंडिया गेट ले जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि घर के सारे लोग इंडिया गेट चले गए हैं, केवल इनके पिताजी घर में रह गए हैं और पिताजी भी दूसरे कमरे में जाकर अपनी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हैं, तो इन्होंने भी रोना धोना छोड़ दिया और वह पुस्तक खोल ली और उसे पढ़ने लगी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। तो इन्होंने वह पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो वह पुस्तक इतनी रुचिकर थी, इतनी अच्छी थी कि एक बार शुरू करने के बाद में उस पुस्तक ने उनको इतनी मोहलत नहीं दी, इतनी फुर्सत या इतना अवकाश नहीं दिया कि उस पुस्तक को छोड़ करके यह कोई और काम कर पाती। इन्हें इतना ज़्यादा मज़ा आया उस पुस्तक को पढ़ने में, जो कि इन्हें कोई भी और काम करने में नहीं आता। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने में क्या तुक थी। अब ये कहती हैं कि मैं इतनी छोटी थी, 9 साल की, और उपन्यास जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था वह देने में क्या तुक थी, इसका क्या मतलब था। तब मेरी समझ में नहीं आया, उस समय इनकी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती। उस पुस्तक को, उस किताब को ये कितना समझी, क्योंकि इनकी आयु बहुत कम थी, तो यह अभी तक नहीं जानती कि वह किताब मेरी कितनी समझ में आई थी। क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड हो गए, क्योंकि इन्होंने उसके बाद भी कई बार वो किताब पढ़ी और सारे पाठ इनके आपस में गड्ढमड हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, पहली बार पढ़ने पर कितना इनको समझ में आया, कितना इनके पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, और कितना मुझे बाद में समझ में आया यह बात कहना बहुत ही मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, लेकिन उसमें एक अध्याय था, एक चैप्टर था जो कि बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, अनाचार होते हैं, बुरा व्यवहार होता है, उसके ऊपर था। मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। वह जो अध्याय था वह लेखिका को पहली बार में ही लगभग कंठस्थ का अर्थ होता है याद हो जाना, तो पहली बार में ही पूरी तरह से उनको याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा। उम्र के जो भी पड़ाव थे, बच्ची थी तब भी वह पाठ इनके साथ रहा, बड़ी हुई तब भी इनके साथ रहा, और जब इनकी उम्र ज़्यादा हो गई तो हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। और लेखिका के लेखन के, लेखिका ने जो कुछ भी लिखा उस लेखन पर, उस उपन्यास का और उस उपन्यास के उस अध्याय का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता रहा। जैसे जादू का कालीन, यह लेखक की लिखी हुई कुछ कृतियां हैं। मेरा नाटक,
नहीं वो 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। ये लेखिका की लिखी हुई रचनाएं हैं और इन रचनाओं में उस उपन्यास का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। माँ जी ने जो मन्नत मांगी थी शायद उसका ही असर था कि इनके परिवार में इतनी सारी लड़कियां होने के बाद भी वे किसी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई। उनके अंदर कभी भी यह भावना नहीं हुई कि हम लड़कों से किसी बात में कम हैं, ना ही उनके साथ परिवार में कोई लड़के और लड़की में अंतर किया गया। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। इसके अलावा उन्होंने अपनी नानी, दादी और माँ इनकी परंपरा को बरकरार रखते हुए, उनकी परंपरा को आगे ले जाते हुए ये भी लीक पर चलने से इनकार करती रहीं। ये जो सारी बहनें थीं ये भी लीक पर नहीं चली, यानी कि इन्होंने भी परंपराओं को नहीं माना। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, जो पहली लड़की पैदा हुई जो कि दादी की मन्नत से पैदा हुई, वह मैं नहीं, वह लेखिका नहीं थी बल्कि लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी। वे लेखिका की बड़ी बहन थी जिनका नाम मंजुल भगत था। वे भी बहुत ही प्रख्यात लेखिका हैं। घर का नाम था रानी और उनके घर का नाम रानी था। बाहर का मंजुल लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। तो घर का नाम रानी था, बाहर का नाम मंजुल था, और जब लेखिका बनी तो लेखिका अवतार हुआ उनका, या लेखिका का नाम हुआ उनका मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया, क्योंकि उन्होंने लेखन का कार्य शादी के बाद शुरू किया था, और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। यह बहुत ही सामान्य बात होती है कि महिलाएं विवाह के बाद अपना जो सरनेम होता है, अपना जो नाम होता है, उसमें परिवर्तन करके पति के परिवार के नाम को अपना लेती हैं। तो इसी प्रकार से इनकी जो बहन थी उन्होंने भी अपने पति का नाम यानी कि भगत अपना लिया। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि हमें कोई भी हीन भावना नहीं लगी कि हम अपने बचपन से चले हुए नाम को बदल करके अपने ससुराल का नाम अपना लेते हैं, अपने पति का नाम अपना लेते हैं। ऐसा करने में हमें कभी भी नहीं लगता कि हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, या हम कोई गलत काम कर रहे हैं। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। इसलिए पैदाइशी जब पैदा हुई थी तब इनका नाम था जैन, लेकिन बाद में इनका नाम हो गया भगत। तो पहले मंजुल जैन नाम हुआ करता था और बाद में नाम क्या हो गया, मंजुल भगत नाम हो गया। दूसरे नंबर पर मैं थी, लेखिका दूसरे नंबर की थी। घर का नाम उमा, इनके घर का नाम उमा था और बाहर का नाम मृदुला था। घर का उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, इन्होंने भी अपने विवाह के बाद लिखना शुरू किया था। सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग, इसलिए लेखिका के रूप में इनका नाम चला मृदुला गर्ग। इन्होंने मृदुला गर्ग नाम से ही लेखन कार्य किया। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। जब इन लेखिकाओं ने लिखना प्रारंभ किया था उससे कुछ समय पहले ही नारीवाद का चलन शुरू हुआ था, यानी कि लोग स्त्रियों की अलग पहचान के लिए, स्त्रियों के अलग भविष्य के लिए प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे लोग स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो इसी को नारीवाद कहते हैं। तो उस समय नारीवाद का चलन शुरू हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। उसी आंदोलन के तहत यह चला था कि स्त्रियों को शादी के बाद अपना नाम परिवर्तित नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो नाम अपना बचपन से लिए हुए चली आती है उसे शादी के बाद बदलने की क्या ज़रूरत है।
मन्नू भंडारी का हवाला देकर, क्योंकि मन्नू भंडारी जो कि एक प्रख्यात लेखिका हैं, वे अपना बचपन का नाम मन्नू भंडारी से ही लेखन कार्य करती हैं। तो मन्नू भंडारी का हवाला या उदाहरण दे करके हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। तो इनसे पूछा भी जाता था कि अरे आप लोग इतने पिछड़े विचारों की क्यों हो, इतनी पोंगापंथी, इतनी बेवकूफ़, इतनी घर घुस्सू, इतनी घरेलू प्रकार की क्यों हो, क्यों आप जिस तरह से मन्नू भंडारी ने अपना नाम परिवर्तित नहीं किया विवाह के बाद, तो आप लोगों को ही अपना नाम बदलने की ज़रूरत क्यों है। नाम क्यों बदला, आपने अपना नाम क्यों बदला, जो आपका नाम बचपन से चला आ रहा था उसी नाम को आपको रखना चाहिए था। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, लेकिन लेखिका और उसकी बहनें जो कि लेखिका थी, उनके पास इसका कोई ढंग का कोई अच्छा जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है, इस समय भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। लेकिन लेखिका ये कह रही है कि हमने नाम बदल दिया, लेकिन नाम बदलने से हमारे व्यक्तित्व का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। हमारे व्यक्तित्व में पहले जो गुण थे वे ही गुण अभी भी हैं। अभी भी हम परंपरागत स्त्रियों जैसी नहीं हैं, हम लीक से अलग हटके चलते हैं। और चाहे हमने नाम बदला है, लेकिन इससे हमारे व्यक्तित्व का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। इनके पिताजी के 5 बेटियां थीं, तो लोग उनसे मजाक में कहा करते थे कि आपका 5 बेटियों से पेट नहीं भरा जो कि आपने हर बेटी के 2-2 नाम रख दिए हैं। भाई 5 बेटियां अपने में ही पर्याप्त होती हैं, लेकिन आपको उनके भी इतने सारे 2-2, 3-3 नाम रखने की क्या ज़रूरत थी। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, वह लेखिका नहीं है, वह लेखन कार्य नहीं करती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। वह कहती है अगर सब लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन, तो इसलिए मैं तो पढ़ूंगी, आप सब लिखिए और मैं पढ़ने का काम करूंगी, मैं पाठक बनूंगी। खैर उसके बाद जब 4ठी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। तो तीसरी बेटी के बाद जब 2 बेटियां और हुई तो इनके पिताजी ने उनका एक एक ही नाम रखा, यानी कि जमाने की बात सुन ली। रेणु और अचला, ये इनकी 4थे और 5वीं नंबर की बहनें हैं जिनका नाम है रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव, और इन 5 बहनों के बाद इनका एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अब मज़े की बात यह है केवल बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, जो कि तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की थीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। इनका भाई राजीव और इनकी सबसे छोटी बहन अचला, वे दोनों फिर से लेखन में जा कर के फंस गए, यानी कि वे भी लेखक बन गए। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है। तो इनकी जो सबसे छोटी बहन है वह अंग्रेज़ी भाषा में लिखती है। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि वक्त के बदलाव को देखते हुए, कि अब वक्त बदल गया है, वक्त की तरह से लोगों के विचार भी बदल गए हैं, इसलिए अचला अंग्रेज़ी में लिखती है। क्योंकि अंग्रेज़ी में लिखा हुआ पूरे देश के लोग पढ़ सकते हैं, दक्षिण के भी पढ़ सकते हैं, उत्तर के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ तो एक सीमित क्षेत्र के लोग ही पढ़ सकते हैं। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, लेकिन जो राजीव है, जो इनका भाई है, वह फिर से हिंदी के हवाले हो गया, यानी कि वह फिर से हिंदी में ही लेखन करने लग गया। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। परिवार में ये 4 भाई बहन लिखते हैं, 4 भाई बहन लेखक हैं और तमाम खानदान, पूरा खानदान इन्हें पढ़ता है, इनके लिखे हुए को पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। लेकिन मज़े की बात यह है कि लेखिका इतनी नामी है और इतनी प्रख्यात है, लेकिन उसके बाद भी इनके ससुराल में इनके लिखे हुए को कोई भी नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। लेखिका कहती है इस बात को समझ
समझने में या इस तथ्य को सहन करने में मुझे बहुत वक्त लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मेरा लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो कम से कम मेरे परिवार के लोग भी पढ़ें, वो भी मेरी प्रशंसा करें, लेकिन वो मेरा लिखा हुआ नहीं पढ़ते थे। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आया कि परिवार में कोई नहीं पढ़ता मेरा लिखा हुआ तो इसके भी अपने फ़ायदे हैं। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। तो लेखिका कह रही है, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि इसके यह फ़ायदे हैं, कम से कम घर के भीतर तो कोई मेरे लेखन की आलोचना नहीं करता, क्योंकि जब हम कोई पुस्तक लिखते हैं तो सब लोग पढ़ते हैं, उसके गुण भी बताते हैं, उसके दोष भी बताते हैं, यानी कि उसकी आलोचना होती है। तो बाहर के लोग तो आलोचना करते ही करते हैं, लेकिन अगर घर के लोग भी हमारा लिखा हुआ पढ़ेंगे तो वे भी हमें अपनी पुस्तक की कमियां बताएंगे, उसके गुण और दोषों की विवेचना करेंगे। और उस स्थिति में क्या होगा कि घर में मुझे क्रोध आएगा, कोई मेरी बुराई करेगा। जब हमारी कोई बुराई करता है तो क्रोध आता है ना, तो इस कारण से मुझे इस आलोचना बुद्धि का सामना नहीं करना पड़ता। तो बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा अध्याय मेरे संग की औरतें का दूसरा भाग पढ़ लिया है। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका के परिवार की जो महिलाएं थीं वे सामान्य महिलाओं से कुछ अलग हटकर थीं, और इसी प्रकार से लेखिका के परिवार में आगे लेखिका और उसकी जो बहनें हुई वे भी परंपरा से हटकर थीं, वे लीक से हटकर के काम करती थीं। अब हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि लेखिका की जो बहनें थीं वे भी कैसे सामान्य महिलाओं की तुलना में सबसे अलग थीं, उनके अंदर भी समाज से अलग हट करके चलने की इच्छा थी। तो बच्चों, अब मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगी, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।